जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम दिन में आज़ादी की लड़ाई में काम करते थे, अंडरग्राउंड होके, और कैसे फ्रीडम मूवमेंट बनेगा। कोयलरी में झारखंड, अब तो झारखंड हो गया, तो बिहार ही था। तो आप जब आंदोलन में आए होंगे तो ऐसे तो आपको मौका मिला नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। मौका कोई देश में देता नहीं, हाँ, कोई किसी को नहीं देता है। मौका तो छीनना पड़ता है। तो छीना आपने। हाँ, जो आज मोदी जी आज चला रहे हैं, स्किल इंडिया का कार्यक्रम मैंने 2001 में चला दिया। क्या बात है। हाँ, मैंने खुद ही फॉर्मुलेट किए प्रोग्राम में। महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में गया और वहाँ TOT कराया, लड़कियों से करा के 80 के करीब टीचर्स ट्रेन किए और सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम लॉन्च कर दी। मैं तो ये कहूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो ब्राह्मणों का बच्चा है, उन्होंने गोद लिया। जो लोग आज उसकी कोली भर के घूम रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए क्या किया तुमने देश के लिए। लेकिन वो उनका नाम लेके खुद अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। आज अनकही का ये अगला एपिसोड है और इस एपिसोड में आज जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ेंगे वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। उनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे इस प्रोग्राम की खासियत है कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाते हैं, ऐसे हीरे चुनते हैं हम जो खुद से कुछ नहीं बताते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनबिल्ट ऐसे होते हैं जो परोपकार करते हैं और भूल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कुछ कहावतें ऐसी भी हैं कि आप जब दान करते हैं और उसको गुप्त रखते हैं तभी उसका लाभ मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं परोपकारी जो दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसका बखान नहीं करते हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते नहीं हैं। तो हमारी इस कार्यक्रम के ज़रिए कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करें जिन्होंने बहुत कुछ किया और उनके इन कृत्यों से आम आदमी को प्रेरणा मिलती है, वो भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ में है ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन, दिल्ली वेलफेयर बोर्ड के पूर्व में चेयरमैन रहे और लगभग 50 वर्षों से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी सुहृदय पंडित सुखबीर शर्मा जी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े लंबे समय के बाद हमको समय दिया और बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद करता हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची रह गई हों इंट्रोडक्शन में मेरे, आप जोड़ दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, हम तो एक कॉमन जो लोग हैं उनके बीच में रह कर के काम किया है, उनसे जुड़े रहते हैं, तो अपनी तो कोई पहचान है ही नहीं। हमारी जो पहचान रही कि आजीवन में मजदूरों के वेलफेयर के लिए काम करता रहा हूँ और कोई सेक्टर बचा नहीं जहाँ मैंने काम नहीं किया हो। तो मैं किसी भी सेक्टर का, कोई चाहे मजदूर था, कर्मचारी था, ऑर्गेनाइज सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, बैंकिंग इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज थे, PWD, CPWD, 14 नेशनलाइज बैंक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दिल्ली के 5 टेक्सटाइल मिल, DTC, डेसू, समय का डेसू, सारी ये जो आज बिजली कंपनियां बनी हैं, और इंडस्ट्रियल एरियाज, तकरीबन सारे इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने काम किया और अच्छा लगा, उसमें मैं आनंद महसूस करता हूँ। और जब मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और उसमें हमको सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो हरियाणा के एक छोटे से गांव से, किसान परिवार से दिल्ली आया था, लेकिन मुझे इस देश के जो बड़े संत थे इस ट्रेड यूनियन में या पॉलिटिक्स में, उनका सीधा आशीर्वाद मुझे मिला है।
बिहार के चीफ मिनिस्टर बिंदेश्वरी दुबे, आदरणीय बिंदेश्वरी दुबे, मेरी उनसे मुलाकात केसी पंत जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे देश के, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गए। अच्छा। और ऐसे मैं रोजाना, कोई दिन ऐसा नहीं था जब मेरे नाम से कहीं ना कहीं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन नहीं हो रहा होता था, नॉट ए सिंगल डे। और जब उन्होंने देखा कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन में, उस समय क्या था, दत्ता सामंत, नियोगी, ललित माखन, ये सब लोग मारे गए अच्छा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि आपको दुबे जी के पास चलना है। दुबे जी बीमार थे, मुझे पंत जी अपनी गाड़ी में बिठा के गंगाराम हॉस्पिटल ले गए और उनको कहा, "ये मेरा बेटा है, इसको आपको संभालना है, क्योंकि ट्रेड यूनियन का बहुत ही फायर ब्रांड और निर्भीक एक वर्कर है और आपको रास्ता दिखाना है।" अच्छा। तो उसी दिन दुबे जी ने मुझे, उन्होंने कहा, "ये मेरा बेटा है और मैंने 5 पांडव पैदा किए, उसमें से एक ये सुखबीर शर्मा है, क्या बात। और मेरे बाद में, मेरी मौत के बाद में, जब मैं नहीं रहूंगा तो न्याय का रथ सुखबीर शर्मा चलाएगा।" क्या बात है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। बहुत बड़ी ऐसे बात है ये। ऐसे तो ऐसे लोगों से, ऐसे बड़े लोगों से, जो संत थे, वो पॉलिटिशियन। अब मैं तो देखो चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे, लेबर मिनिस्टर रहे सेंटर के, लॉ मिनिस्टर रहे, और सबसे बड़ी बात थी वो फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि आज की कोई ट्रेड यूनियन थोड़ी ना है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, हम दिन में आजादी की लड़ाई में काम करते थे, अंडरग्राउंड होके, और कैसे फ्रीडम मूवमेंट बनेगा। कोयलरी में, झारखंड, अब तो झारखंड हो गया, तो बिहार ही था जी है, कोल बेल्ट में सारी वो काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि दिन भर हम काम करते थे और रात को लोहार की उस पे घन चला के, है वो पीटते थे ना, लोहार वो बनाते थे, उससे रोजी रोटी मिलती थी। और रात को कहीं भी वो उस पे बेंच पे सो जाते थे कहीं। तो वो, वहां से प्रेरणा मिली, वहां से आशीर्वाद मिला, और हमने मुड़ के कभी देखा नहीं, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जहां पे मैं काम नहीं कर पाया। और अलग अलग किस्म के अलग अलग तजर्बे रहे। और उसके बाद तो एक लहर सी आ गई, 1 यूनियन, 2 यूनियन, 10 यूनियन, 100 यूनियन, 668 के करीब ट्रेड यूनियन मैंने देश में हेड किया, और उन लड़ाइयों को लड़ा जिसमें रिस्क ही रिस्क था। 600 से ज्यादा यूनियन थे आप हेड थे 600 से। ऑल इंडिया। क्या बात। आप जब हरियाणा से किस उम्र में आए थे यहाँ दिल्ली? 31 मार्च 77। क्या बात है, 77। तो जब आप आए यहाँ पे, तो जब मैं आया वहां से, एक वो भी एक कहानी ऐसी थी कि जब मैं गांव, एग्जाम 31 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आता है हरियाणा में। बोर्ड होता है, बड़ा सख्त बोर्ड होता है। तो पूरे गांव से 4 बच्चे पास हुए थे मैट्रिक में, तो मैं भी उसमें से एक था। अच्छा। जैसे मैं आया तो एक हमारा परिवार में एक चाचा लगते थे, उन्होंने कहा, "तुम अब जाओ कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में काम कर लो।" अच्छा, मैट्रिक पास होने के बाद हुई? हाँ, तुम जाओ। हालात ठीक नहीं थे घर के। अच्छा। जैसे गरीबी का जबरदस्त आलम आ गया था, खेत में फसल नहीं हो रही थी, पशु दूध नहीं दे रहे थे। अच्छा। और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी है ना, तुम्हें कहीं नौकरी नहीं लगवाएंगे, तुम जाके कहीं फैक्ट्री में काम कर लो। मैंने उसी समय कहा कि एक दिन आएगा, तुम्हारे सब बच्चे फैक्ट्रियों में काम करेंगे और उनको मैं नौकरियां लगवाऊंगा। क्या बात। ऐसा ही वक्त आया। ऐसा ही वक्त आया, और मैं
पढ़ाई भी किया, गवर्नमेंट जॉब में भी गया। 20-21 अपॉइंटमेंट में मेरे हुए अलग अलग डिपार्टमेंट में। क्या बात है। हाँ, एनडीएमसी में भी मेरी नौकरी लगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लगी, वाटर सप्लाई में लगी, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन में लगी, डीडीए में लगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो डीडीए में मैंने नौकरी किया भी फिर, लेकिन मैंने 92, 93 या 94 के आसपास मैंने वो मजदूर आंदोलन में बहुत सक्रिय हो गया था। अच्छा। तो हमने वो जॉब छोड़ दिया और केवल मजदूर आंदोलन में जुट पड़े। तो आप जब आंदोलन में आए होंगे तो ऐसे तो आपको मौका मिला नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। मौका कोई देश में देता नहीं, कोई किसी को नहीं देता है, मौका तो छीनना पड़ता है। तो छीना आपने? हाँ, वो एक अजीब कहानी थी। जब दिल्ली में केसी पंत जी चुनाव लड़ने आ गए और ट्रेड यूनियन मतलब डीडीए में 46,000 आदमी था, आप जाने 46,000। तो एक यूनियन के हमारे जो सर्वा थे वो बनिया था, जैन थे, तो आगे आने नहीं देते थे। तो 16वीं मंजिल पे हमारा ऑफिस होता था, सबसे बड़ी बिल्डिंग थी विकास मीनार। अच्छा। वहां से लिफ्ट बंद हो गया और नीचे आंदोलन चल रहा था। तो वो जो यूनियन के जो सर्वा थे नीचे नहीं उतर पाए और मैं नीचे उतर गया लिफ्ट जीने से। अच्छा। और मैंने माइक पकड़ के वहां भाषण दे दिया और मैं घंटा भर बोलता रहा, 1-1.25 घंटा में बोलता रहा मजदूरों के बीच। हाँ, मजदूर आंदोलन चल रहा है और वो जो उसका यूनियन का मालिक ही कहीं फंस जाए तो आंदोलन खराब हो सकता है। तो हमने वो भाषण दिया। तो जब जैसे नीचे आए उन्होंने कहा, जैन साहब कहाँ इस हीरे को छिपा रखा था, कमाल कर रखा। अच्छा, वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ, टर्निंग पॉइंट। तो मुझे यूनियन का सेक्रेटरी बना दिया। तो मैं उसको केसी पंत के यहाँ ले गया। केसी पंत जी के यहाँ मेरा बड़ा है, वो मुझे प्यार करती था, परिवार आज भी प्यार करते हैं। अच्छा। तो बाद में उन्होंने कुछ धोखा वोखा करने की कोशिश की, हमने यूनियन छोड़ के फिर अपनी यूनियन बनाई, एक के बाद एक, और फिर दिल्ली श्रमिक कांग्रेस बनाई, फिर राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस बनाई। और दुबे जी जब इंटक के प्रेसिडेंट थे उसके बाद में जी रामानुजम होते थे इंटक के प्रेसिडेंट। अच्छा। दुबे जी ने कहा कि सुखबीर शर्मा को दिल्ली का प्रेसिडेंट बनाओ। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख दिया, ये कर दिया। विदेशी दुबे जी का बड़ा नाम था, बहुत बड़े आदमी। हाँ, बहुत बड़ा कद था उनका। इंदिरा जी ने एक दफे उनको कहा कि आप ये राजीव जी जब पॉलिटिक्स में आ रहे थे कि आप इनको लेबर मूवमेंट के बारे में दुबे जी बताइए। तो फिर धनबाद में उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की लेबर डे पे, मजदूर दिवस पे। तो उसमें राजीव जी गए थे। अच्छा। और राजीव जी आते थे उनके पास, ऐसे बैठते थे दुबे जी के पास। हाँ, दुबे जी के पास, और बातचीत करते थे, देखते थे। हमारा भी बड़ा वो रहा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत, उसके बाद हम नौकरी छोड़ दिए और जॉब छोड़ने के बाद इतनी सारी यूनियन थी तो मैं पॉलिटिक्स को कुछ समझता नहीं था। अच्छा। मैं सोचता गली मोहल्ले के लीडर हैं, ये क्या पॉलिटिक्स होता है। 5 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ा काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला काम। जब हम चलते हैं तो दुनिया इकट्ठी होती है और अब पूरा नशे में हम रहते थे। हम समझते नहीं थे कि ये एमपी बन गया, ये एमएलए बन गया, ये उसके, मेरे को कोई ऐसा इच्छा, एक अट्रैक्शन ही नहीं था। अट्रैक्शन था एक यूनियन है, 2 बन गई, 4 बन गई, 50,000 आदमी इकट्ठे कर लिए, लाख आदमी इकट्ठे कर लिए। वो लड़ाई जा करके वहाँ चाय बागान में मजदूरों की लड़ाई लड़ दी, कोयलरी में जाके लोग वहाँ मजदूरों के अंदर वो किया, तो उसमें आनंद आता था। भीड़ का भी एक नशा होता है ना। हाँ, जब आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाए, आपको पता हो बहुत सारे नहीं, इसको समझते नहीं है लोग। हाँ। मैंने कभी 5 रुपए दे करके भीड़ इकट्ठी नहीं किया, कभी अपने लाइफ में, कभी ना खाना दिया, ना पैसे दिए। और जब कॉज के लिए फाइट करते हैं तो सब लोग जान देते हैं आपके लिए। उस समय ईश्वर, मेरा ये मान्यता है कि ईश्वर खुद आ जाते हैं। जब आप अच्छे काम के लिए खड़े होंगे तो ईश्वर खुद आ जाते हैं। तो उसमें तो एकदम अपना उसका नशा ही अलग है, लेकिन उसमें पवित्रता होनी चाहिए उसके अंदर। उस कार्य में पवित्रता होनी चाहिए। कॉज में आपका खुद का
वो नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना स्वार्थ चाहिए। नहीं होना चाहिए। जब आप स्वार्थ करेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। मैं कभी भी किसी यूनियन का प्रेसिडेंट बना तो मुझे कभी किसी ने हटाया नहीं, को हटा नहीं पाया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं काम करने वाला, 24 घंटे काम करने वाला है। तो ये 668 यूनियंस को आप हेड कैसे करते थे? मतलब 600, मतलब एक तरह से अगर मानिए तो कंपनी हुई, एक अगर यूनियन को हम कंपनी माने तो 668 कंपनीज को हैंडल करना यूनियंस को बड़ा मुश्किल होता होगा। उसमें देखिए, जब आपका स्वार्थ खुद का हो हाँ। तो आप हैंडल नहीं कर सकते। जब आप पावर को बांट देंगे, हाँ। अपने टीम पे भरोसा करेंगे, तो काम तो वो लोग करते हैं। आपका तो फिर एक नाम बन जाता है, उस नाम एक छतरी बन जाती है, अम्ब्रेला बन जाती है। उस अम्ब्रेला के नीचे प्रोटेक्शन का एक वो बन जाता है। उसके नीचे सब लोग अपने अपने जगह के अलग अलग इश्यूज होते हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अब एक सबसे बड़ा एक लड़ाई हमारी चली दिल्ली मिल्क स्कीम की, DMS। अच्छा। यही, और वो नेहरू जी को एक कंट्री ने दान में दिया था, ये जो डोनेट किया था प्रोजेक्ट। पहले दूध जो आता था, दिल्ली मिल्क स्कीम की बोतलें आती थी। अच्छा। उसमें यूनियन बन गई, और यूनियन के बाद वहाँ हमारे 15-20 लोग निकाल दिए। तो हम उसमें वोट क्लब के ऊपर धरना देते थे। मैं वहाँ हंगर स्ट्राइक कर दिया वोट क्लब पे। अच्छा। और उसमें हमारे 20-22 लोग देश में सस्पेंड सब कर दिए। राम सिंह करके एक वो होता था वहाँ पे, जनरल मैनेजर IAS अफसर था। तो पहला IAS अफसर था इस देश के अंदर जो हम लोगों के एफर्ट से डिसमिस हुआ जॉब से। अच्छा। और जेल गया। अच्छा, जेल तो में जो गए? भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जब लड़ाई लड़ता था, उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता था। कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत सारे ऑफर भी आए, पैसे के ऑफर आए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब 500 दिल्ली के टेक्सटाइल मिल बंद हो रहे थे, और DLF के मालिक ने एक दीवार गिरा दी थी जंतर मंतर की। जंतर, मेरा ऑल इंडिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी यूनियन थी, उसका मैं प्रेसिडेंट था। अच्छा। फाउंडर, मैं जा भी रहा हूँ, फाउंडर रहा हूँ, मैंने खुद बनाया। अच्छा, कब्जा नहीं किया हमने कहीं भी। क्या बात। हाँ, आज भी जब कहीं जाते हैं तो लोग मिलते हैं, नमस्कार करते हैं। तो लेकिन अब तो लेबर मूवमेंट जो है वो मर रहा है, मार दिया गया है। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। हाँ, अब वैसा डेडिकेशन जैसा आप बता रहे हैं कि जैसा डेडिकेशन आपके समय में जब आप शुरुआती दौर में रहे या जब तक एक्टिव रहे, वो डेडिकेशन रहा। अब तो वो डेडिकेशन दिखता भी नहीं है ना। अब सब लोग डेडिकेशन की बात ये है कि पहली बात तो मैं कोई दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये वो कभी मैंने कहा, मेरे परिवार में किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये संयम वाला लाइफ रहा मेरा जीवन, जो है वो संयम से वो रहा। दिल्ली विकास प्राधिकरण में, DDA में जब पहली यूनियन हम लोगों ने क्रिएट किया, तो दिल्ली के जगह जगह कहीं LIG फ्लैट बन रहे हैं, कहीं MIG बन रहे हैं, कहीं सेल्फ फाइनेंसिंग बन रहे हैं, कहीं दिल्ली का एक विकास हो रहा था, मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा था, पार्क थे। एक एक जगह 200, 250 लोग होते थे, कहीं 10 लोग भी होते थे। सवेरे उठते थे, वहाँ उनकी अटेंडेंस होती थी, वहाँ मीटिंग लेते थे, उनको ऑर्गेनाइज करते थे एक एक जगह जा करके। और रात को टेक्सटाइल की 3 बजे जो है वो शिफ्ट छूटती थी, फिर दूसरी शिफ्ट शुरू होती थी। जब शिफ्ट छूट रही है और दूसरी आ रही है, तो वहां जाकर के मीटिंग करनी होती थी, मजदूरों के बीच में अपनी बात रखनी होती थी। और एक ही पार्टी की यूनियन नहीं होती थी। CPI भी थी, C2 भी थी, BMS थी, BJP की जो यूनियन थी, कांग्रेस की इंटक थी, और हम पैरेलली अपने आप को करते चले गए। अच्छा। मैंने तो याद भी नहीं मैंने कभी किसी मजदूरों से चंदा लिया हो अपनी यूनियन, आज तक मुझे याद नहीं। अच्छा। हम नहीं लेते। अब कहते तुम अपने सेल्फ सस्टेन हो जाओ और खुद ही अपना काम करो, हमें नहीं चाहिए। तो वो खुद मजदूर खुद इकट्ठा करता था। मान लीजिए एक आंदोलन हुआ, कहीं बड़ी रैली है, तो 200-400 बसें लग रही हैं, अपने लेवल पे वो लोग सब करते थे। अच्छा। तो हाँ, तो बड़े बड़े आंदोलन किए। टेक्सटाइल का बड़ा आंदोलन था दिल्ली का, 500 टेक्सटाइल मिल बंद हुए दिल्ली में। आज ये देख रहे हैं आप, DLF ने जो बनाया है, ये सब चोर बाजारी
और जिन लोगों के मिल थे डीसीएम वाले बर्बाद हो गए, आज कुछ बचा नहीं है। मजदूरों की हाय को जो लिया, मेरे सामने की बात है। ये मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे और दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अच्छा। मिलों को बंद करना चाह रहे थे। और उससे पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर थे जी वेंकट स्वामी, वो आंध्रा में उनके पास 100 यूनियन थी, दिल्ली में मेरे पास थी, तो हमारा बड़ा प्यार था जी वेंकट स्वामी जी का। अच्छा। एक मिल था वो सरकारी था, अयोध्या टेक्सटाइल मिल, इसमें आजादपुर के अंदर। अच्छा। एक बिरला मिल था बड़ा, जिसमें हजारों कर्मचारी होते थे। तो बिरला मिल और ये डीसीएम सिंथेटिक मिल, इनको बंद करने लगे। एक मिल था ये बाड़ा हिंदूराव में, आजाद मार्केट में, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो सरकार ने उस मिल को बाहर निकालने के लिए जखीरा पहले बाहर था। अच्छा। तो ये जखीरा भी खा गए और वो भी खा गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो वहां भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो दिया ये था, तुम ये छोड़ दोगे तो ये हम आपकी जमीन ले लो। बड़ा दर्द होता है। तो मिल, उसमें पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग थी होम मिनिस्टर के यहाँ, जिसमें साहिब सिंह वर्मा भी थे, गवर्नर भी थे, 3-4-5 यूनियन थे अलग अलग, वो लोग भी थे, पद्मना भैया होम सेक्रेटरी थे। तो मैं बोलने लगा तो पद्मा भैया ने मुझे आंख दिखाया ऐसे, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, डोंट शो मी योर आईज, आई हैव बीन कॉल्ड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री टू अटेंड ए मीटिंग। बैठ जाइए आप। मैंने उसको डांटा खड़ा होके। क्या बात। और फिर उसने कहा, गवर्नर ने, साहिब सिंह वर्मा अच्छा आदमी था, अच्छे आदमी थे वो, उन्होंने कहा कि भाई हम मीटिंग कर लेंगे सर, आप छोड़ दीजिए। तो वो मीटिंग फेल हो गया। मीटिंग यहाँ एलजी के यहाँ मीटिंग हो रहा था। तो जब हम वहाँ गए तो कुछ लोग 100-200 लोग नीचे बैठे हुए थे, बदमाश थे वो वहाँ, वो मुर्दाबाद वगैरह। वो हमने सोचा किसी पोल्यूशन में कोई इंडस्ट्री बंद हो रही होगी, तो ये बेचारे आके मजदूर हो रहा है। तो हम रौब से वहाँ चलते गए। एक और था शुक्ला करके, ट्रेड यूनियन का आदमी था बेचारा, और पीछे से देखा और शुक्ला को पकड़ के उसको मार रहे हैं, और पीछे से वो एक आदमी ने ऐसे चाकू निकाल लिया ऐसे करके मारने के लिए। पुलिस ने उसको कपड़े वपड़े फट गए, उसके मुंह छोटे मोटे आ गए, तो उसको गाड़ी में बिठा लिया। तो गाड़ी में बैठा, जब मैं गया तो आ गया वो लगी करने। यार ये तो अजीब बात हो गई है। तो हमको मीटिंग में नहीं जाने थे यार, उठा के उस गाड़ी में पुलिस की उसमें बिठा दिया। तो अरेंजमेंट इतना भारी था। तो उस दिन भी जान बची। तो क्या भी आवाज क्यों उठा रहे हो? क्योंकि बड़े बड़े वो मशीनें होती थी टेक्सटाइल की, उन्होंने क्या पंखे उतार लिए, मजदूरों का यहाँ बैठो, गर्मी में यानी मई जून में कहीं आप अंदर बैठ जाओ, पंखे उनके सब उतार लिए, काम वाम कुछ मत करो, तुम्हें वहाँ हिमाचल में इंडस्ट्री हम शिफ्ट करेंगे। अच्छा, हिमाचल इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे। तो मजदूर रो रहा था, भाई हमें रिट्रीटमेंट कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, हमको पैसे दें, सारा कुछ करें। तो लड़ाई थी, लेकिन वो तड़फता रहा मजदूर, और उसके तड़फन का रिजल्ट ये हुआ, आज ना बिरला मिल में कुछ बन पाया है, और डीसीएम वाला को तो बर्बाद, परिवार ही एक किस्म से सब डिस्ट, बड़े लोग थे। तो जो जिसने हाय लिया है मजदूरों का, वो बच नहीं पाया। तो मैं तो गरीब आदमी के अंदर जो है वो भगवान का दर्शन करता हूँ, ये मैंने देखा। तभी तो इतनी सारी चीज़ों को आप अकेले हैंडल कर पाए। दिल्ली वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन रहे आप, ये कैसे मतलब हुआ कि आप सरकार में इतने बड़े पद पे रहे? उसके पहले आपने बहुत सारी उसको यूनियंस को चलाया, तो इस वजह से आपको वो पद मिला, या फिर और किस तरीके से एंट्री हुई आपकी इसमें? नहीं, बेसिकली लेबर मूवमेंट का मेरे को जानकारी रही। अच्छा। पूरी लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, लेबर मूवमेंट का मैं एक्सपर्टीज हो गई मेरी। और दीपचंद मंजू जी से, वो शीला दीक्षित से, उनका आपस में कुछ बनता नहीं था। शीला जी के हम काफी करीब थे। अच्छा। तो हमने बंधु जी का और शीला जी का समझौता कराया कि आप उसमें काय को लड़ते हो तुम,
अच्छा। तो हमने शीला जी को कहा इनको मंत्री बना, तो ठीक है मंत्री बना देंगे। हम्म। तो नटवर सिंह जी के घर में मीटिंग हुआ, हम हम्म। थे, शीला जी थी और बंधु जी थे। बाद में वो लेबर मिनिस्टर बना दिए गए। अच्छा। बनाए तो उस दौरान में बंधु जी मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने कहा भाई मेरे को मंत्री तो इसने बनाया है। हम्म। उन्होंने कहा अब देखो ये मेरे पास जो भी जो डिपार्टमेंट है तुमको जिसमें जो कुछ बन रहा बन लो। हम्म। तो हमने वो देखे कौन कौन से बोर्ड हैं, क्या क्या है, जो उसमें कभी बोर्ड नहीं बने थे दिल्ली में। हाँ। उससे पहले आई एम द फाउंडर। अच्छा, इसमें भी आप फाउंडर थे? फाउंडर थे। अच्छा अच्छा। तो बोर्ड हमने बोर्ड बन गया, हम्म। बनाया। तो उन्होंने कहा कि आप इसको नॉमिनेट करिए डायरेक्टर्स वगैरह जो मेंबर्स होंगे। उसमें 3 महिला होती थी, अच्छा महिला का रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा। 3 वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, 3 मैनेजमेंट की, एक जो रिप्रेजेंटेटिव और मतलब ऐसे लेबर सेक्रेटरी उसका सेक्रेटरी रहेगा, ऐसे करके तो बोर्ड बन गया, हम चेयरमैन हो गए। हम्म। तो मैंने बोर्ड में पैसा नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। हम्म। तो जो आज मोदी जी आज चला रहे हैं ये हम्म। स्किल इंडिया का कार्यक्रम मैंने 2001 में चला दिया। क्या बात है। हाँ, मैंने खुद ही फॉर्मुलेट किए प्रोग्राम। मैं महाराष्ट्र के एक एक डिस्ट्रिक्ट में गया हम्म। और वहाँ टीओटी कराया लड़कियों से, करा के 80 के करीब मैंने टीचर्स ट्रेन किए और सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम लॉन्च कर दी। अच्छा, हाँ, लाइन लगती थी। ये किस किस मतलब किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? 2001, 2001 में? ओके। 2001, 2002। तो उस समय आपने लॉन्च किया वहाँ पे? हाँ, लॉन्च किया और मैंने जो लेबर सेक्रेटरी वगैरह थे वो कहते थे पैसा है नहीं, हम्म। ये कैसे कर देंगे, ये फालतू की बात है, ये हो है। हमने शीला जी को कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको करूंगा मैं। और पैसा हमने खुद कमाया, अच्छा। उसी में से फिक्स कर दिया, 60 रुपये 80 रुपये ऐसे फिक्स कर दिया। हम्म। कोर्सेज बना दिए 2 दिन के, 4 दिन के। और को जैसे हजारों हजारों लोग जो है एम्प्लॉयमेंट खुद अपना स्टार्ट कर लिए। जैसे ब्यूटी पार्लर का था पूरा ट्रेंड, ब्यूटी कल्चर का। हम्म। ये महिला खूब आती थी, कटिंग टेलरिंग था, डिजाइनिंग था और आपका जरदोजी था। हम्म। और फिर उसमें ज्वेलरी मेकिंग था, आर्टिफिशियल, अच्छा। लिक्विड शॉप का था, कैंडल था, डेकोरेटिव कैंडल्स था। ऐसे बहुत सारे 60 के करीब कोर्सेज मैंने डिजाइन किए और उसको वो किया सारा का सारा। ये एक बड़ा इशू था उसमें कि मैं एक ऐसा ब्लड बैंक बनाना चाह रहा था हम्म। जिसमें हम जो श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, उनको फ्री में ब्लड दे सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी, अच्छा। बगैर पैसे के। ओके। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मजदूरों के लिए था जो? नहीं, सबके लिए था, लेकिन मजदूरों को फ्री में ब्लड देंगे। अच्छा, ओके। हाँ हाँ इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, हाँ कहीं कुछ हो गया, ब्लड नहीं मिलता था, वो राजीव गांधी श्रमिक ब्लड बैंक मैंने सेंक्शन करा दिया। हम्म। और फाइनेंस सेक्रेटरी थे, पैसा सेंक्शन नहीं कर रहे थे। मैंने जाकर कहा कि तू करप्ट आदमी है और मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, नहीं तो ब्लड बैंक दे दे। अच्छा। तो मैं डरा करके ब्लड बैंक सेंक्शन करा ला, अच्छा। लेकिन बना नहीं पाया, हम्म। बना नहीं पाया। अधिकारी का ऐसा ही था मामला मेरा। बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती है। और उसी दौरान में जस्टिस सिन्हा थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन मेरी वर्किंग के बारे में पता लग गया। उन्होंने एक जज को भेजा, वो लेबर वेलफेयर सेक्टर को ये खोलना चाहते थे, लीगल एड सिस्टम। तो अच्छा। वो ये खोलने नहीं देते थे कि जुडिशरी सारी कब्जा कर लेगी, जुडिशरी तो प्रॉब्लम आ जाओगे। अधिकारी डरते थे जुडिशरी से। अच्छा। तो हमने तो तय कर दिया। मेरे पास आए वो सेशन जज थे, मैंने काम कर देंगे। तो कैसे कर देंगे हम? मैंने काम कर देंगे। मैंने अपना ओएसडी बुलाया, डिक्टेशन दिए, मैंने ऑर्डर कर दिया कि इतने जगह पे सेंटर खुल जाएंगे। खुल जाएगा। शीला जी के पास रोने लगे कि तो जुडिशरी को उठा दिया है। अच्छा, जो अधिकारी थे। हाँ। तो मैं कभी अधिकारी वगैरह से मैं दबा नहीं। तो मेरे को फिर वहां से नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं, सेकंड चीफ जस्टिस जो होता है इन कमांड, जो अगला बनने वाला होता है, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है। अच्छा। स्टेट में चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट होता है। ऐसे एक वो है। मेरे को वहाँ एडवाइजर लगा दिया। मैं चेयरमैन भी था दिल्ली
लेबर वेलफेयर बोर्ड का, और वहाँ मुझे एडवाइजर लगा दिया। उसमें जब मैं एडवाइजर लग गया तो 3 चीफ जस्टिस के साथ में काम किया। अच्छा। पूरे देश घूमने का मुझे मौका मिला। तो हमने जगह जगह जहाँ वर्कर मर रहा था, परेशान था, लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, लेबर उसको सारा मेरे को एक मैकेनिज्म मिल गया काम करने का। और जब भी यहाँ एक वो मुहिम चला दी, कैबिनेट ने एक फैसला लोगों ने मिलकर करा दिया कि इसको बोर्ड से हटाओ। अच्छा। जब बोर्ड से हटाओ, हमने चीफ जस्टिस को कहा हमने बोर्ड से हटाने, तो कोई बात नहीं, तुम अपने ऊपर केस डलवा लो। तो हमने अपने आदमी से अपने ऊपर केस डलवा लिया। तो मुझे तो फिर 3 साल के बजाय उससे ज्यादा ही काम किया। अच्छा, उससे केस से क्या होता है फिर? जैसे केस डलवा लिया, केस डलवा दिया तो हटा नहीं सकते ना, स्टैट्यूटरी बोर्ड था, स्टैट्यूट में था। अच्छा, ओके ओके ओके। उन्होंने कर दिया कि मंत्री इस बोर्ड का चेयरमैन होगा। अब मैंने जितने बोर्ड थे सारे मैंने बनाए। कंस्ट्रक्शन बोर्ड था, जो घोटाला हो रहा उसमें 2300 करोड़ रुपए में छोड़ के आए, तो हमने वो सब बनाया। मेरे को नॉलेज था पूरा। तो लेबर मिनिस्टर भी कहते थे अभी असली काम तो ये पंडित जी करेंगे। वो एक एक्सपोजर मिला वर्किंग का। फिर यूनाइटेड नेशंस के साथ भी हमने टाई अप करके काम किया, काफी काम किया। अच्छा, ये तो सोशल सेक्टर की बात है कि हमने ये सामाजिक जो जिम्मेदारियां आपकी थी उसको निभाया आपने। एक जो केजरीवाल के ऊपर आपने एफआईआर किया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं, क्या वजह थी, क्यों किया आपने? देखिए, बात केजरीवाल और बगैर केजरीवाल की नहीं, बात ये जो एक्चुअली क्या है, दिल्ली में एक सिस्टम है, कंस्ट्रक्शन बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बना बोर्ड। उस बोर्ड का ये है कि 1% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माइनस लैंड कॉस्ट, दिल्ली में कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करेंगे तो आपको वहां जमा करना। अच्छा, ओके। वो जो बोर्ड बन गया, पहले बोर्ड था नहीं, पहले अधिकारी खा जाते थे, लेबर डिपार्टमेंट के अफसर खा जाते थे पैसा, पुलिस खा जाती थी। वो जो बोर्ड बना तो ऑटोमेटिक जितना कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे डीडीए का था, पीडब्ल्यूडी था, सीपीडब्ल्यूडी था, मेट्रो था, तो उसका जितना कंस्ट्रक्शन होता है 1% वेलफेयर सेस फंड है, उसको बोलते हैं सेस फंड। अच्छा, वो बोर्ड में जमा कराना होता है, उसके बगैर आपको प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं होंगे, वो मैंडेटरी था। तो उस समय हमारे टाइम में 2300 करोड़ के करीब पैसा। फिर अधिकारी ने सोचा इस पैसे को खा लो। फिर गवर्नमेंट आ गई, 3,000 से ज्यादा पैसा, करोड़ से ज्यादा पैसा हो गया। अब तो 4,000 करोड़ से ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपने वर्कर थे आम आदमी पार्टी के, अच्छा, उनको एनरोल कर दिया। उसमें केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर एनरोल हो सकता है। अच्छा, इन्होंने अपने वर्कर्स को वो कर दिया, बोर्ड पे डाल दिया। बोर्ड पे डाल दिया। उसमें क्या है, बच्चा पैदा होगा तो पैसा मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी आप जब बूढ़े हो जाएंगे, बहुत सारी स्कीम्स है, स्कूल का फीस मिलेगी बच्चे का। तो लेबर कार्ड बनाए अपने लोगों के और उनको देना शुरू कर दिया, और 140 करोड़ रुपया इनकम टैक्स निकाल लिया उसमें से। अच्छा, टैक्स दिखाते, जबकि ये ना तो सरकार का पैसा है, ये तो सेस फंड है, हाँ, ये इनकम नहीं है, बिल्कुल वेलफेयर फंड है, हाँ, उसकी परवाह नहीं की इन्होंने। और 139 करोड़ रुपए इन्होंने इतना ऐसे खर्च कर दिया। कोई फैक्ट्री का मालिक है उसको भी मेंबर बना दिया, कोई बकरी पाल रहा है उसको बना दिया, कोई स्कूटर वाला है उसको बना दिया, जो उसमें एंटाइटल नहीं थे सबको बना दिया। तो दिन मैंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। हम गृह मंत्री से मिले, गृह मंत्री ने एलजी को कहा, उस समय राजनाथ जी थे। अच्छा, और ये 2014 के बाद की बात है जी, उसके बाद की बात है। तो हमने ऑब्जेक्ट किया उसको सारा कुछ करके, लेकिन अधिकारियों में तो आपको पता बहुत सारा पैसा है, इसको अपना इस तरीके से निकालना है। तो ये वो सिस्टम चला दिया कि सबको एनरोल कर दो, और बाद में इन्होंने एमएलए के यहाँ, काउंसलर के यहाँ हमको कैंप लगा दिया, रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। जबकि उसमें एक रूल है, जो 90 डेज साल में एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर आपको अगर आपने काम किया है तो ही आप उसमें टाइटल है। अच्छा, मतलब ये उसमें फिल्टर था, हाँ, कि 90 डेज का ही, तभी होगा। हाँ,
और उसमें 90 डेज वाला जो था उसको सर्टिफाई कौन करेगा? हम्म, या तो जो एम्प्लॉयर है वो करेगा। वो करेगा, हाँ, और या फिर उन्होंने यूनियनों को पावर दे दी, अपनी यूनियन रजिस्टर कराई हम्म, और उनको भी कमीशन दे दिया उसमें से। अच्छा, तो बड़ा स्कैम था, अभी भी चल रहा है वो, हम्म, और उसमें एफआईआर हो गई थी, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसमें ये दोनों ही मिले हुए थे, बीजेपी भी मिली हुई थी और आम आदमी भी मिले हुए थे। उसमें कुछ किया ही नहीं उन्होंने, पड़ा रहा है वो मुद्दा। अभी एक दफे एसीपी का एक दिन फोन आया था कि हम चार्जशीट कर रहे हैं, हाँ, मेरा तो उसमें मैं कंप्लेनेंट में हूँ, मेरा तो बयान भी नहीं लिया कभी बुला के, अब ऐसे कैसे चार्जशीट हो जाएगी? तो बिना बयान के चार्जशीट कैसे फाइल करेगी पुलिस? कर दिया वो तो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसमें क्या करेंगे? इसलिए तो ये देश का बेड़ा गर्क हाँ, करने में इन लोगों का बड़ा योगदान है। हाँ, ये स्थिति है। तो मतलब बिना आपके बयान के वहां पर और तो चार्जशीट मैं फाइल हो कोर्ट गई। में देखूंगा, जब कोर्ट में आएंगे मेरा बयान कोर्ट में तो होगा ही होगा, हाँ, जब होगा तो फिर उधेड़ देंगे उसको, हम छोड़ेंगे तो है नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि बयान भी अपने हिसाब से आपका लिख दिया हो? पुलिस ने हो सकता है लिख दिया हो, इसमें पॉसिबल तो है लिख ना, सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये नियम है कि हाँ। अगर आपके बयान अभी मैं चार्जशीट की कॉपी निकलवाऊंगा, हम्म, हो सकता है। लेकिन कहीं भी हम्म, अब कोई गरीब को देखने वाला तो है नहीं ना। लेबर मूवमेंट खत्म हो गया, मजदूर मूवमेंट बिल्कुल फिनिश कर दिया, ट्रेड यूनियन कोई बच नहीं रही, पूरी दुनिया में हो रहा है, खाली यहाँ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में एकदम रिवर्सल है। हम श्रम कानूनों की अगर बात करें तो श्रम कानून आपने लगभग 50 साल से आप राजनीति में हैं, तो पुराने जो श्रम कानून थे लेबर लॉ और आज का जो लेबर लॉ है उसमें आपको कुछ क्या बेसिक अंतर क्या नजर आता है? देखिए 44 लेबर लॉज थे, हम्म, बहुत उसमें ब्यूटी भी थी, हम्म, बहुत सारे कानून बहुत ही अच्छे थे कानून। जैसे माइग्रेंट वर्कर का है, हम्म, एक लॉ है माइग्रेंट वर्कर का, हम्म, अब तो इन्होंने सब खिचड़ी बना दिया है। हाँ, 44 को 4 लेबर कोड में ले आए, हाँ, वो क्या रास्ता दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, जब लागू होगा तो पता लगेगा। अभी तो अडॉप्शन हाँ, अभी तो प्रोसेस में है। प्रोसेस में है वो, अभी 30-31 स्टेट्स, 3-4 स्टेट कह रहे हैं बचे हुए हैं, उनको अपने रूल बनाने होते हैं, एक्ट के अच्छा, बाद रूल बनाने होते हैं। बेसिकली जैसे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, हम्म, सपोज यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर हम्म, और ये आदमी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बिल्डिंग बनानी है, ओके, आपने ठेका ले लिया कि मैं ये 100 करोड़ का काम में ले रहा हूँ, आपने ठेका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया अपनी फर्म के नाम से, हम्म, फिर आप बिहार से या बंगाल से मजदूर लेके आए, हम्म, जब आप वहां से लेके आएंगे तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे लेबर डिपार्टमेंट में, जहां से आप लेके आएंगे। हाँ कि साहब ये 50 वर्कर है, ये इतने मेशन है, इतने मिस्त्री हैं, ये है नाम, ये है बाप का नाम, ये है, और मुझे ये इस काम पे जा रहे हैं, दिल्ली में ये काम मिला है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं पे एडवांस वेजेस उसको दिया जाएगा। अच्छा, वहीं पे देंगे 1 महीने का समथिंग जो है। यहाँ आने के बाद फिर आप लेबर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेंगे कि साहब मुझे ये काम मिला है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस, मुझे ये काम मिला है, ये बिल्डिंग बनानी है, ये मजदूर में बिहार के उस गांव से इस स्टेट लेके ये मजदूर आए, इनका ये एड्रेस है, एंड दे हैव गॉट द रजिस्ट्रेशन इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ओके, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, अब मुझे लाइसेंस, फिर लाइसेंस मिलता है। अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया, मान लीजिए वहां से आदमी चला है लेबर को लेके, वहां उसने नहीं कराया, वो फर्जी तरीके से ले आया, तो फिर ये काम है यहाँ, तो ये दोनों की जिम्मेदारी, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो इंटीमेट करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, मैंने ये काम फला आदमी को दे दिया, फला फर्म को दे दिया है। जब वो इंटीमेट कर देगा तो उसको मैंडेटरी हो गया, लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। हाँ, जब मिसहैप होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो अल्टीमेटली दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं,
कॉन्ट्रैक्टर भी और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी। मान लीजिए उसने लाइसेंस नहीं लिया तो तेरी भी जिम्मेदारी थी, व्हाई यू हैव गिवन द वेजेस टू। सही बात है। वो बड़ा ही एक मैकेनिज्म था। और अब मैं दिल्ली में मेरे ख्याल से एक भी वर्कर आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा उस एक्ट के तहत। अच्छा। एक भी। अब ये नया लॉ लेके आए हैं, नए लॉ में अभी इम्प्लीमेंट हो जाए तब की बात है। सोशल सिक्योरिटी का बड़ा, जैसे ESI था, PF है, सारी चीजें हैं। तो उसपे एक सीलिंग लग गया कि भाई इतने अमाउंट, मान लीजिए सीलिंग आ गया 18,000 या आपकी सैलरी। आज तो आम वर्कर की सैलरी इतनी है तो एक्ट तो वही मर गया। आपकी तनख्वाह होगी 25,000 30,000, अब तो ESI से भी बाहर हो गए और फिर PF से भी बाहर हो गए। हाँ, जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं ESI में मान लीजिए 9 से ज्यादा वर्कर है तो आपको ESI लागू हो जाएगा। और अगर आप बिजली का यूज कर रहे हैं इन एनी केस तो आप फैक्ट्री एक्ट में होंगे। फैक्ट्री एक्ट में आगे तो आपको अल्टीमेटली जो उसकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो सब करनी पड़ेगी आपको फैक्ट्री एक्ट के तहत। उसमें आपको अगर वाले वर्कर काम कर रहा है तो वहाँ आपको क्रैच भी देना होगा, वहाँ उनके बड़े मकान भी रात ठीक से हो रह सके, बिजली का मेडिकल वगैरह खाने का प्रबंध होगा, मेडिकल एड का प्रबंध होगा। तो वो सारा कुछ होता, लेकिन वो कहीं है ही नहीं देश में, आज तक तो हुआ नहीं। तो इंसान की जो लाइफ है उसकी कोई चिंता नहीं है। तो इतना ज्यादा असुरक्षित क्यों कर दिया है? मतलब इनका सरकार को लगता है कि मजदूर अब मजदूर नहीं रहा, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है? नहीं, सरकार को भी जानकारी नहीं है तुम क्या करने जा रहे हो। सरकार को जानकारी नहीं है। वो एक्सपीरियंस देखिए, वो तो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने 4 बना दिए और 4 में सोशल सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त होगी। वो ये होगा, जब आपको लाइसेंस लेने नहीं पड़ेंगे ज्यादा। अब हम तो लाइसेंस राज खत्म कर दिया, लाइसेंस राज तो तुम खत्म कर दो। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? पूरी दिल्ली में 8 या 10 इंस्पेक्टर है। 3 करोड़ की दिल्ली में 10 इंस्पेक्टर से आप मेंटेन कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ना, स्टेट्स में लेबर डिपार्टमेंट को इक्विप करो ना। लेबर डिपार्टमेंट के पास ना तो मैन पावर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बजटिंग है। आप समझना, हथियार तो आप लेके घूम रहे हो, हथियार दे दिया आपने, बढ़िया से बढ़िया लिया है, लेकिन हथियार चलाने वाला नहीं हो तो स्टोर पे पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाएगा। सही बात है। तो लॉज कैसे इम्प्लीमेंट हो? तो पता ही नहीं है कि हम कर किसके लिए रहे हैं। नहीं, लेकिन होगा भी सरकारी तंत्र जो है, अभी आप एक कहीं ईंट लगा के देखो, आपको डिपार्टमेंट के जो वो है लोग वल्चर्स हैं, वो आ जाएंगे, आपसे पैसे ले जाएंगे, आप बनाओ। ना तो आपको 1% वो सेस फंड में देना है, आप हमें दे दो, आपको जरूरत ही नहीं कि हम खुद देख लेंगे। अच्छा, पुलिस भी आ जाएगी, वो भी ले जाएंगे, आप सब ये सब बना लेंगे। तो हर चीज से आप बचेंगे उनका। नहीं तो फिर आप ये 5 करोड़ का मकान आप बना रहे हैं, 5% अब आप उसमें 1% का वहां जमा करा के आओ। पहले वो जमा कराएगा तो लेबर वेलफेयर मिल जाएगा। वेलफेयर आज तक इतना पैसा पड़ा है कि वेलफेयर स्कीम ही लागू नहीं कर पाया। तो ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ ना। कल को अगर किसी तरह कोई दिक्कत होगी तो परेशानी तो उसको होगी ना, जिसने घर बनाया है या जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। ना काय की परेशानी हो रही है? जब मकान गिर जाते हैं, लोग दब के मर जाते हैं। अभी बच्चे मरे वहाँ इसमें करोल बाग में, कोचिंग सेंटर। अब क्या किया भाई, जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी की या तो उसके मालिक की थी, या जो टेनेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि भाई उस, जबकि उसमें गेट भी निकलने का रास्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन वो इतने बढ़िया अफसरों को सस्पेंड कर दिया इन्होंने। उसके फायर ब्रिगेड के अफसरों को इंक्वायरी करी और वो जो फायर अफसर था उसकी जिम्मेदारी लगा दी, उनको सस्पेंड कर दिया। साहब इनको सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी चलेगी और वो भी उसका कोई मतलब तो है। तो फायर उसमें मर गया तो उसमें फायर जो अधिकारी था फायर, उनके पास लाइसेंस सब लिए हुए थे, कर दिया, दिखाएंगे ना।
कि बच्चे मर गए थे, हमने एक्शन ले लिया। मतलब जो किसी भी तरीके से दिखा देना है। रूल के मुताबिक तो रूल ये कहता है सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। अगर सस्पेंड करें कोई बात नहीं, तो पनिशमेंट है नहीं रूल में, इंक्वायरी चलेगी, चलती रहेगी। सस्पेंशन होता है, उसके बाद रिवोक भी तो हो जाता है। वो तो हो ही जाएगा, वो तो अभी आयुवासन आपका कैसे करेंगे, आपने किया क्या, इतना बड़ा वो हुआ, क्या किया? कोई ऐसा अपराध तो है नहीं, आप डायरेक्टली तो आपने गोली मारी नहीं किसी को, ये तो एक तरह से जान छुड़ाने वाली बात। राजनांदरा प्लेस में आग लगी थी, हवाई जहाज आ गए थे, राजीव गांधी खुद आए थे उसमें, एक फायर अफसर मर गया और भी बहुत लोग मारे गए। आपको मालूम है क्या हुआ? वो जो राजकुमार जैन एक कोई था, अब तो वो बीजेपी का बड़ा आदमी होगा। अच्छा। वो मालिक था। जब इतने लोग मर गए, सब कुछ हो गया, सारा गलती पाई गई है सब इंक्वायरी में, इसमें वो केस ही हटा लिया है गवर्नमेंट ने। वो केस खत्म कर दिया, विड्रॉ कर लिया केस, क्रिमिनल केस। बताइए, विड्रॉ हो गया केस? भोपाल से नहीं मत हुआ था, कुछ हुआ थोड़ा, कुछ नहीं होता, चल रहा है मामला, मतलब ऐसे ही जैसे ना ईश्वर चला रहे हैं, उसी ने चला, किसी भी तरीके से वो चला रहा है, उसी जिम्मेदारी। तो कहावत जो है राम भरोसे चल रहा है, नेचुरली वही चल रहा है। अदरवाइज इतनी ब्यूटी है लॉज की, लॉज इतने बढ़िया है, उसको इम्प्लीमेंट ठीक से, इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैन पावर। आपने हर डिपार्टमेंट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना दिया आफ्टर 2016, जो भी पोस्ट अगर 2 साल खाली रह जाएगी तो ऑटोमेटिक अबोलिश मानी जाएगी। अच्छा, वो पोस्ट ही खत्म हो जाएगी। मतलब ये मान लिया जाएगा इसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे भी काम चल रहा है। हाँ, वो अबोलिश हो, जब आपने कहीं भरी नहीं तो खत्म होगी। ऐसे ऐसे करके पूरे डिपार्टमेंट खाली हो गए, जहाँ 50,000 40,000 आदमी थे, वहाँ 2,000 3,000 पे काम चल हो रहा है, काम का है, आदमी का मैन पावर है नहीं, इतना बड़ा मतलब। हाँ, तो खर्चे वो है ना। अब ईश्वर जाने क्या है, तो लगभग 80-90% कम कर दिया गया। इतनी कटौती, इतने में काम कैसे? तो 50,000 लोग थे तो कैसे 2,000 लोगों में काम चल रहा है? अच्छा, जब जरूरत ही नहीं काम करने की, काम करने की जरूरत ही नहीं है, हजारों। अब वो इस नाम पे के वीडिंग आउट कर रहे हैं जी, फाइलें मोटी हो गई हैं, फाइलें मोटी हो गई है, तो आप एक काम करो, इसको डिजिटलाइज कर दो। बोले डिजिटलाइज होगी, फाइल में आग लगा दो। फाइल में है, लेना है करोड़ों रुपया ड्यूज है, तो वो एक वो कॉन्ट्रैक्ट का आदमी वो कहेगा जी क्या दिक्कत है, आपका 2 करोड़ लगेगा, आप 25 लाख मुझे ही दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। कैसे करोगे? ये जहाँ ये इस फाइल में ये हुआ है, उतने पन्ने पाड़ के आपको दे दूंगा, आग लगा तो इसमें हो गया ठीक, आपको किसके पास जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब तो कॉन्ट्रैक्ट कल्चर भी एक नए तरीके का हो गया है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट। जो भी किसी का अगर किसी की नौकरी लग रही है तो अब तो इस पर चर्चा ही नहीं होती कि वो परमानेंट है भी कि नहीं, नौकरी मिल गई। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर लगाने में, कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे लगने में लाख लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। हाँ जी, हॉस्पिटल्स में जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे नर्स है और स्टाफ है, सबऑर्डिनेट स्टाफ है, 50,000 रुपये। सफाई वाला है वो पैसे देता है, और ठेकेदार बहुत बदतमीजियाँ करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात होता है, कल से आने की जरूरत नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ, तो जब कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी के लिए भी अगर आपको देना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी, एक तरह से समझिए रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं सारे लोग। देखो, लॉ के मुताबिक क्या है, जो काम रेगुलर नेचर का काम है उसको ठीक में नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये लॉ है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वो है, कौन कौन से काम दे सकते हैं। सपोज अभी आपका बल्ब खराब हो गया, तो बिजली वाले को बुलाओगे, वो आपसे पैसे ले लेगा, बल्ब लगा के चला जाएगा, ठीक है।
एक सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ, तो वो रोज कंटिन्यू है वो काम। हाँ, वो काम पेरिनियल नेचर का काम नहीं है, करा चला गया, ऐसा नहीं है, हाँ, वो रोज होना है। ये परमानेंट नीड वाली बात है। परमानेंट नीड, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिए जा सकते। हाँ, एक आपका पियोन है जो रेगुलर नेचर का काम है, उसको ठेके पे नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब तो सारे वही काम ठेके पे दिए जा रहे हैं जो नहीं दिए जा सकते। हाँ, जो कानून में लिखा गया है कि इसको नहीं दिया जाए। जिम्मेदारी क्या है? हाँ, तो मिनिस्ट्री में भी वो कॉन्ट्रैक्ट पर बच्चे बैठे हुए हैं, हर जगह हैं। अब सेंसिटिव रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, फलाना है, उनकी क्या जिम्मेदारी? जब पकड़े जाए तो वो नौकरी से निकाल दो, उससे क्या होना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अच्छा, मैं कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाले एरिया में कभी जाता हूँ, मेरा उधर काम होता है, तो मैं देखता हूँ कि हर दूसरा व्यक्ति वहाँ पर गृह मंत्रालय का वो जो लैंडयार्ड होता है वो लगा के, आईडी कार्ड लगा के घूम रहा होता है। तो ये क्या वही लोग होते हैं? इतने सारे लोग हो जाते हैं? जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में कुछ स्टाफ रेगुलर भी है, और बाकी जो, क्योंकि वहाँ तो एंट्री का प्रोविजन है ना साहब, अगर ठेके पे भी है तो भी आपको आई कार्ड देना पड़ेगा ना। ठेके पे इन व्हाट कैपेसिटी यू आर वर्किंग, जैसे आजकल है डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। और ये इनकी बदमाशी देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी ही एक कंपनी खड़ी कर रखी है। अच्छा, बेसिल करके ऐसी एक कंपनी है, एक दो कंपनियां हैं। तो बेसिल में पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं ठेकेदारी का, फिर ये बेसिल से लेते हैं, उस कंपनी से लेगी भाई मेरे को 50 पियोन भेज दो, 50 क्लर्क भेज दो, ये भेज दो, वो उन्हीं की कंपनी है, एजेंसी उन्होंने बना के रखी है। हाँ, उन्होंने आगे दे रखी है। ओके, ले रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में। यार ये क्या है? तो ऐसे तो फिर धीरे धीरे सब खत्म ही हो जाएगा, हो गया ना। फिर वही होगा कि जो एसएससी से बच्चे आएंगे, जो यूपीएससी से आएंगे, वही रहेंगे, बाकी सब अभी आप जाएंगे नहीं। एसएससी वाला, यूपीएससी वाला क्या करेगा? अफसर क्या करेगा जब नीचे आपके मैकेनिज्म और मिनिस्ट्री वो सिस्टम नहीं होगा तो क्या कर लोगे आप? सारा काम आप ही थोड़ा कर लेगा। हाँ, जो एक कैटेगरी वाला आदमी जो अपॉइंट कर रहे वही थोड़ा कर लेगा। बड़ा प्रॉब्लम है ये तो, मतलब एक तरह से सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहा कुछ समय। हो क्या जाएगा? हो रहा है अभी रोज रोडों पे, दिल्ली की सड़कों पे, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, स्वयं मेरे बेटे के साथ हुआ, तो एडवोकेट है, इतना सीनियर एडवोकेट है, गाड़ी आप रेड लाइट पर खड़ी करे हैं, एक आदमी साइड से आएगा, जोर से पैर मारेगा, वो पैर में चोट लगी ऐसे करेगा, एक दो औरत आ जाएंगी, गैंग चल रहे हैं, और आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब वो औरत जो है कपड़ा फाड़ लेती हैं और केस बनवा देती हैं, उधर पुलिस का सिस्टम भी उनसे मिला हुआ है। तो चलते चलते आपसे मोबाइल छीन रहे हैं, चैन छीन रहे हैं, आप चल नहीं सकते हैं। तो भूखमरी है। भूखमरी में आजकल ये सरेआम चलती गाड़ी में, यानी गाड़ी अगर रेड लाइट पर खड़ी, वहीं 5 आदमी आ जाएंगे, कोई फोटो लेना शुरू करेगा, कोई चीज कर, बहुत ही दिल्ली में ये हो गया। अब क्या करोगे? सेफ्टी दिल्ली का यार। कल भी हमारे दोस्त के साथ हुआ, वो गाड़ी रोकी और उधर से एक आदमी आया, उसे ठगदेसी किया, उसने कहा अपने पैर पर गाड़ी चढ़ा दी है, फिर 2-3 और आगे फोटो लेने लगे, तो लेकर गाड़ी भाग लिया। अच्छा, प्रॉब्लम है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल था, उसके यहाँ कोई गया और 3 दिन भर्ती था, पेशेंट भी उसकी डेथ हो गई, डेंगू हुआ था। 3 दिन का उन्होंने जो इलाज का खर्च जो किया था, 3 दिन का 6.5 लाख रुपए सिर्फ डेंगू हुआ था। डेंगू में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि बहुत कोई हाई मशीनरीज यूज किए होंगे वो, और 3 दिन में, और यही सेम कहानी उसके साथ भी हुई थी, वो उसको नहीं दे रहे थे। हमने खबर लिखी और उस खबर के तीसरे दिन मुंबई के हमारे पते पे 3 लोगों के नाम जो था वो पहुंचा नोटिस, मेरे नाम पे, जिसने लिखा था उसके नाम पे, और हमारा जो मैनेजमेंट था उसके नाम पे। तो संपादक को आपने, मैनेजमेंट को घेर लिया, संपादक को घेर लिया और जर्नलिस्ट को घेर लिया।
इसके पहले एक बहुत बड़े समाचार चैनल ने अपने पोर्टल पे वही खबर चलाई थी और उस पोर्टल ने वो खबर हटाई बाकायदा, और उसका ट्रैक हमने इसलिए रखा था कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर रखे थे कि अगर नोटिस का जवाब या किसी तरह का लीगल कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको भी अटैच करके बताएंगे कि हमारी ऐसी यही खबर इन्होंने भी पब्लिश की थी। लेकिन आप सोचिए कि वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया समूह की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने हटा दिया। तो ये इतना प्रेशर बना देते हैं ना कि अगर आदमी चाहे भी तो क्या करेगा। हर किसी के पास इतनी सुविधा कहाँ है, आप इतने मजबूत अगर नहीं है तो सरेंडर ही करेंगे। देखिए, एक है ना, जो 90% जो डेथ होती है हॉस्पिटल्स में, ये मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से होती है। दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस। ये क्रिमिनल एक्ट है। अब आप जरा सा कुछ हो जाता है, 1 मिनट में जाते पकड़ के स्टंट डाल देते हैं, 1 सेकंड लगता है। वो कहेंगे आजकल ये लॉ भी बन गया, वो किसी की वो वीडियो किसी की में दिखा देंगे। इतना बुरा हाल है हॉस्पिटल्स के अंदर, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। जो टॉप के कुछ लोग मैटर करते हैं उनके लिए वो तैयार रहते हैं, उन लोग सब बढ़िया है। तो हालत वर्स्ट और वर्स्ट होती जा रही है, कुछ बचेगा नहीं। एम्प्लॉयमेंट खत्म है, रूल ऑफ लॉ डिस्टर्ब हो गया है, और जहां देखते हैं वो जातिवाद हावी है और बहुत सारी चीजें हावी है, और पर्टिकुलर किसी न किसी कम्युनिटी को, सिस्टम को लोग टारगेट कर लेते हैं। मकसद यही कि वोट कैसे आएगा। अच्छा, आपने ये अनटचेबिलिटी की बात की, अस्पृश्यता की बात की, जातियों की बात की, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, तो ये तो आपको फेस करना ही पड़ता होगा। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने आती होंगी कि आप लोगों की वजह से इतनी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि आप सामाजिक तौर तरीके आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सोशल डिवीज़न में कि आपके सामने ये सब सारी चीज़ें तो आती होंगी कि भाई आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और इस तरह की दिक्कतें होती हैं, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, ये सब चीज़ें हैं, तो कैसे ये इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं आप? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला है काम करने का, अलग अलग सेक्टर में काम करने का, और जब मैंने ये देखा, एक कश्मीर से एक डेलीगेशन में से मिलने आया, कश्मीरी पंडितों का एक डेलीगेशन, और जब उन्होंने मुझे ये सब कहानी सुनाई कि कश्मीर में कैसे कैसे, वो जो फिल्म आई वो तो 5% है। अच्छा, कश्मीर फाइल्स, इट इज ओनली 5%। जब आप पूरा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां हमारी लड़कियों को उठा लाए, हॉस्पिटल से उठा लाए, 30-30, 40-40 लोगों ने रेप किया, फिर उसको आरी से चीर दिया, पेड़ से लटका दिया, जो प्रोफेसर पढ़ाते थे उन्हीं को घर में घुस के मार दिया, वो रेप वगैरह ये तो आम ऐसी घटनाएं थी। तो फिर मैंने एक दिन ये सोचा कि मैं जिंदा क्यों। अगर आज हमारी बहू बेटियों को उठा करके इस तरीके का वातावरण हमारे देश में इस तरीके से सब होगा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो कश्मीर में भी, जम्मू में भी, कर्नाटका भी, केरला भी, तमिलनाडु भी, तेलंगाना भी, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने का मौका मिला और टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों का टारगेट, अब आप समझ लीजिए क्या है टारगेट। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, मेरा बच्चा है, मैंने गोद दे दिया, बच्चा तो
मेरा तो नहीं रहा, हम्म, अडॉप्ट कर लिया। आपने पढ़ाया लिखाया, सब काम किया, और बाद में मैं ये कहूँ कि साहब आप तो आपने तो इस बच्चे के साथ ज्यादती कर दी, आपने सब इसको खराब कर दिया, और आप, क्योंकि मैं अनटचेबल हूँ और पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप ढांस लें, तो आपने क्या बुरा किया? मेरी तो हालत ऐसी थी कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, और आपने पढ़ा के उसको बैरिस्टर भी बना दिया, दुनिया के हर जगह पढ़ाया, भेजा भी, उसको अपना नाम भी दे दिया, और उसके बाद वही कम्युनिटी अनटचेबिलिटी के शिकार हो जाए कि भाई ये साहब भी तो घृणा कर रहे हैं हम लोगों से, ये कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की होगी तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब बाबा साहब अम्बेडकर को ये क्या किसी एक जाति के हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने उनको पढ़ाया? किसने अपना नाम दिया? और नाम ही नहीं दिया, ब्राह्मण कम्युनिटी ने अपनी लड़की से उनकी शादी कर दिया। आप समझे? अब हम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूशन एक ब्राह्मण परिवार का रहा ना, ब्राह्मणों का रहा। बिल्कुल। अगर वो अनटचेबल समझते, उनके साथ ये करते, क्यों पढ़ाते और अपनी लड़की से शादी करते? जिस कम्युनिटी से वो आते थे, जो बड़े लोग हैं, मैं ये मुझे बड़ा तकलीफ होता है, वोट कैसे उसकी मतलब पकड़ के रखे बाबा साहब के नाम से। अरे भाई वो तो सबके हैं। वो जो इंसान इतना बड़ा बना, वो लड़ते झगड़ते देश के लिए, देश प्रेम के लिए, और जिन लोगों के साथ जाति हो रही थी उस समय जो लोग करते थे उनके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने। और मैंने कहा ना, जैसे मैं तो गांव से आया था, अगर मुझे उस यूनियन में काम करने का वो मौका नहीं देते तो मैं कहां से ट्रेड यूनियन कर पाता? हाँ, सही बात। दुबे जी से अगर पंत जी नहीं मिलाते तो मुझे तो मरवा ही देते लोग। हाँ, सही बात। 5 दफा अटेम्प्ट मर्डर हुआ मेरे पर, मैं मर तो पाया नहीं। अच्छा, 5 बार हुआ जी। लेकिन ये जो सब चलता है, तो कि अगर मेरे को ये एनवायरमेंट और सिस्टम नहीं बनता तो मैं कैसे, हम तो एक जरा सा भी खड़ा नहीं हो सकते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कुछ लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं, और छोटा करने के लिए वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। सही बात, हर आदमी अपनी आप मुझे बताइए। मैं तो ये कहूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो ब्राह्मणों का बच्चा है, उन्होंने गोद लिया। जो लोग आज उसकी कोली भर के घूम रहे हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए क्या किया तुमने देश के लिए? लेकिन वो उनका नाम लेके और खुद अपना बड़ा बन जाते। तो मैं तो अपने आप में बता रहा हूँ, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक होने के नाते, फाउंडर होने के नाते, हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं। हमने विष्णु पुराण को पढ़ा है, जो वाल्मीकि है वो तो ब्राह्मण है, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, भृगु ऋषि के डिसिडेंट से। लेकिन अब ये असली अगर को के सनातन के रखवाले और सनातन की पताका है तो वो वाल्मीकि है। अब बताओ, कोई बोलता है? सारे घटिया काम उनसे कराया सबने। क्यों नहीं तुम आज उनसे सफाई तुम क्यों नहीं करते सफाई? उनसे क्यों करा रहे भाई? सीवर में उनको क्यों उतार रहे भाई? अगर वो अनटचेबिलिटी हो, मैं खुद में बता रहा हूँ, मेरे साथ हर कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, हर जगह मैंने काम करने का, मुझे तो कहीं कोई फर्क नहीं पाया ना। मैंने मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज पटवारी एट दैट टाइम, ना मैंने अपने पिताजी को, ना दादा को, किसी को ऐसे भेदभाव करते हमने तो देखा नहीं। अब किसी ने क्या किया तो सारा सब कुछ ब्राह्मणों ने कर दिया।
ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हाँ, ब्राह्मणवादी सारा खेल, ये सब लगा रहता है। अच्छा, इन्होंने तो मनुस्मृति को भी नहीं छोड़ा, ये जबरदस्ती। मैं ये अब देखिए घुमा फिरा के मनुस्मृति जो मनु को ब्राह्मण तो नहीं थे, राजा थे वो तो, ब्राह्मण तो नहीं थे ना जिसने मनुस्मृति लगी। तो भी हमें क्यों मार रहे हो? इनको लगता है कि ग्रंथ लिखे गए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि मनुस्मृति से कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं, मनुस्मृति से ये कर रहे हैं। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, मनुस्मृति अलग है, रामायण अलग है, महाभारत अलग है, गीता अलग है, बाइबल अलग है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो उसमें तुम ला करके ऐसा जहर बो करके अरे इस देश में लोगों को जीने दोगे नहीं जीने दोगे? आप बताओ, अब ये बताओ इसमें है क्या? हमने क्या बुरा किया है? तो सारा अटैक ब्राह्मणों पे है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी ये। अब हम क्या करें यार? हमें अब ये अगर हमने ब्राह्मण परिवार ने अम्बेडकर की मदद कर दी, अम्बेडकर जी की मदद कर दी, उनको पढ़ाया लिखाया, अपनी लड़की की शादी कर दी, ये बात तो तुम नहीं कहते कि ब्राह्मणों ने बड़ा अच्छा काम किया। तुमने क्या किया उसके परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए, कम्युनिटी के लिए, किसके लिए क्या किया? अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो सरनेम तो सब्बाल है ना, वो असली तो अम्बेडकर तो सरनेम उनके गुरु का है। मैं ये अपना नाम दिया ना, ब्राह्मण का नाम, ब्राह्मण सरनेम ब्राह्मण होता है। हाँ, गुरु छोड़िए, वो ब्राह्मण ने अपना नाम दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब गंद करके अब हमको कहाँ, फिर हमको कह देते हैं विदेशी है। अगर हम ही विदेशी है तो भैया तुम कहाँ से है, तुम क्या हो गए? ये बोलते हैं कि हम खुद मतलब ब्राह्मण जो है वो विदेशी है। हाँ, विदेशी है ब्राह्मण, विदेशी है, हम मूल निवासी हैं। अच्छा, सरकार भी कुछ बोलती नहीं है। अरे भाई, किसी घृणा फैलाना ये गैर कानूनी है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि नहीं? किसी कम्युनिटी को गिरियाना, बदतमीजी करना, ये सब कानूनी अपराध है कि नहीं? ऐसे खुल के बोलते, जो जितना ब्राह्मण के खिलाफ बढ़िया बोलता है, गाली देता है, उतना बढ़िया बोलता है, उतना बड़ा लीडर है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप कभी देखें, एक दिन मैं ट्विटर पे देख रहा, जो भी एक्स हो गया, उस पे देख रहा था, किसी ने लिखा था, किसी नेता ने, कि हमारे लोगों से इन्होंने कुएं खुदवाए और पानी नहीं पीने दिया। तो उसमें किसी ने कमेंट का जवाब दिया था उसके स्टेटस का, कि जब तुम्हारे आदमी ने कुआं खोद लिया था और वो उसके अंदर वो ताकत थी कि वो कुआं खोद सकता था, तो उसने अपने लिए क्यों नहीं खोद लिया कुआं? अगर वो दूसरे के लिए खोद के पानी पिला सकता है तो अपने लिए क्यों नहीं खोद? तो ये सब सारी चीजें ऐसी भ्रांतियां नहीं। देखिए, उसमें एक बात आप समझ लीजिएगा, कर्म प्रधान है। ब्राह्मण का जो काम है, वो जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। अब ये शूद्र की जो बात करते हैं ना, शूद्र को ये ऐसा मानते हैं कि जैसी बहुत ही गिरी हुई बात है, ऐसे मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब शरीर के 4 अंगों में ये जो सब सारा वजन उठाता है उसी को तो ये जहर होते हैं सारा को। ये सनातन की गलत डेफिनेशन करते हैं। ये गेरुए कपड़े पहन के, गेरुए कपड़े पहनने से कोई ब्राह्मण थोड़ा हो जाता है? बिल्कुल सही बात। या सनातन का ठेकेदार तो नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सनातन क्या है? सनातन जो है, अब जैसे सूर्य है, हवा है ना, प्रकाश है, हवा है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये सब चीजें क्या है? सनातन। ये यही सनातन है कि अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, ये दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं। ये सबको देती है, पृथ्वी देती है सबको, सूरज भी सबको दे दो, थोड़ा देगा सूरज को नहीं दूंगा, इसको दूंगा, उसको दूंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये सनातन है। जो अब मैं उस दिन भी बातचीत हुई थी, जैसे टाटा का अपना रूप एक अगर ओवरऑल आप देखोगे, दूसरे के लिए काम किया तो सनातन है। तो ये जो चीजें हैं, जब जिसने दूसरों के लिए सब कुछ किया, निस्वार्थ भाव से ना, उसमें स्वार्थ भी हो, इस बात क्या हुआ?
दूसरे के लिए कर रहा स्वार्थ तो हुआ ही नहीं। दूसरे के लिए काम आप कर रहे हो, अब हवा दे रहे हो, पानी दे रहे हो, प्रकाश दे रहे हो, इसमें स्वार्थ कहाँ, तो दे ही रहे हो ना, उसी में सब जिंदा है। आप समझे? तो वो सनातन है जो कभी मिट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, जिसका ना आदि है ना अंत है, किसी को पता नहीं। और जिसका जहां मन आता है वही आप लग जाता है। शंकराचार्य को भी छेड़ देते हैं, आदि शंकराचार्य। आप बताइए, अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते, आप और हम कहाँ होते? सही बात है। कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र, कोई सिस्टम मगर आदि शंकराचार्य के शुरू नहीं होता है। अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि मैं आपको बताऊं, नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उसमें अब लोग ऐसा लिखने लगे कि ये बीजेपी के शंकराचार्य हैं, ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। मतलब शर्म नहीं आती लिखने के पहले। ये आज एक बात आपको, ये लोग गल जाएंगे ये जिन लोगों की ऐसी भावना है, दे शुड स्टडी आदि गुरु शंकराचार्य, दे शुड स्टडी। और ये चारों पीठों का अपना महत्व है। 4 नहीं 5 पीठ है हमारे पास। एक आदि गुरु शंकराचार्य की मेन पीठ अपनी और 4 पीठ ये कभी सोचा नहीं है। साक्षात में पर ब्रह्म है शंकराचार्य। लेकिन जो कुछ बकवास करते हैं फिर उससे क्या होता है, ये कलयुग है, लेकिन उनकी अंतिम दशा देखो क्या है। कभी देख लीजिएगा, ये लोग पागल होकर मरने वाले लोग हैं। आप समझे ना? आप सिस्टम है ना, सिस्टम को जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी ने थोड़ा बनाया है। पूरी सभा थी कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अब सब लोग वो छाती पीट रहे उसी बात की। अभी राजेंद्र प्रसाद थे, 200-300 लोग थे, सबके मेहनत लगी है। अब आपने अपने आदमी में तू ये काम करना, तुम ये करना, तुम ये जैसे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था, अम्बेडकर जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जो चीजें बना के सामने रखता है, जिसके ऊपर देश को चलना है, देश के ऊपर जो सारा सिस्टम, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी करता है, तो ये ऐसा तो काम कभी हुआ नहीं था। अपोजिशन के आदमी भी होते थे तो एक दूसरे को बड़ी इज्जत के साथ देखते थे। तो आज बहुत सारी बातें की आपसे, आपने बहुत सारी ऐसी रोचक बातें बताई जो मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता होगी उस डिवीजन से। और ओवरऑल जो, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात करें, धर्म की बात करें, आपने सब पर बड़े तरीके से सारी बातें बताई। हम और एक इंटरव्यू में सारी चीजें हम समेट नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञान था जब हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको कोशिश करना चाहिए कि हम उसको इकट्ठा कर सके। तो आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर भी आपसे मैं चाहता हूं कि आप हमें ये कहें कि हम फिर से आएंगे और कई और भी जो दूसरे ज्वलंत विषय हैं उसमें भी बात करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज की अनकही में पंडित सुखबीर शर्मा जी से बात हुई हमारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी कही हुई बातों से आपको प्रेरणा मिला होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी आपने सीखी होंगी, समझी होंगी, जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे, नहीं समझे होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे नवप्रभा लाइव। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।